कॉमेडी के बारे में क्या कहना, क्योंकि कॉमेडी सबसे टफ है। आपने सुना होगा कि किसी रोते हुए को हंसाना कितना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैकपाई में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक चंदन आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ आज एक नया कार्यक्रम लेकर, और इसमें हम देखेंगे मैकपाई जून 2022 एडिशन को रिलीज करेंगे और हमारे विशेष गेस्ट के साथ साक्षात्कार प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, आज जो हमारे विशेष गेस्ट हैं वो हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लाफिंग कलर्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश शर्मा जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि मैकपाई जून 2022 एडिशन को कवर पेज दिखाते हुए उसको रिलीज करें। आपकी मैगजीन है बहुत इंटरेस्टिंग। इसको पढ़ा, इसको देखा है और काफी इंटरेस्टिंग है। मॉडल्स इसमें जो डिटेल है इट इज क्वाइट गुड, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, मैगजीन को रिलीज करने के लिए। थैंक यू। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एलसी स्टूडियो के नाम से आपका स्टूडियो है और आपने कॉमेडी को एक अहम रोल इसके लिए दिया है, तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? कॉमेडी के बारे में क्या कहना, क्योंकि कॉमेडी सबसे टफ है। आपने सुना होगा कि किसी रोते हुए को हंसाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल आप बिल्कुल। एंटरटेन कर सकते हो, लेकिन हंसाना बहुत बहुत मुश्किल काम है, जो हमारे यहाँ सदियों से प्रथा रही है। जी दूषक हुआ करते हैं, जोकर, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पे लोगों ने काम किया, और जी फिल्मों में हास्य कलाकारों का कितना रोल रहा है वो आपको मालूम है। एक वक्त में जो हम सुनते हैं कि महमूद साहब, जो इस दुनिया के लीजेंडरी कॉमेडियन हैं, जी वो हीरो के बराबर पैसा लिया करते थे। तो बहुत ही अद्भुत योगदान है। अगर मुझे लग रहा है कि हाथ से निकाल दिया जाए, कहीं से जीवन जी से अगर निकाल दिया जाए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। नीरस हो जाएगा आदमी। और हंसने से कितनी थेरेपीज, हमारा कितना काम होता है, हमारा शरीर का रक्त संचालन और तमाम, मतलब बहुत सारी इसकी वो है। और जी कॉमेडी का मेरा जो सफर रहा, शुरू से मेरी शुरुआत तो रविंद्र जैन जी के यहाँ से हुई। रविंद्र लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी, और जी उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद मैं इवेंट की दुनिया में गया। इवेंट करने के साथ साथ मैंने सोचा कि एक एजेंसी होनी चाहिए जो कॉमेडियंस और टैलेंट्स को मैनेज करे। इससे पहले जहाँ तक मेरे भी संज्ञान में था कि लोग सेक्रेटरी लिखा करते थे यहाँ पर, तो मैंने कहा नहीं, एजेंसी होनी चाहिए। देयर शुड बी टाइटल बिजनेस मैनेजर होना चाहिए आर्टिस्टों का, नॉट सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी मतलब वो जस्ट डायरी नोट करने जैसा नहीं, बट अगर बिजनेस को एड ऑन कर रहा है तो वो बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। तो हमने खैर शुरुआत की, और उसमें काफ़ी जितना भी समझ थी, अपना अनुभव के साथ इवेंट्स और कॉमेडी को दोनों को
एक साथ जोड़ करके हमने कॉमेडी के इवेंट्स बहुत किए। फिर अनुभव बहुत अच्छा रहा। राजू श्रीवास्तव जी लेजेंडरी स्टैंड अप कॉमेडियन, बड़े जी भाई जैसे हैं। उनके साथ जो मेरा जो कॉमेडी का एक्सपोजर था वो काफी काफी उसको बहुत बल मिला। और मुझे भी ये समझ आया कि मेरे अंदर जो कॉमेडी की जितनी समझ थी, जितना मैं समझता था, वहां पर राजू जी के साथ उसका सदुपयोग हुआ। और वहाँ हम लोग से शुरू किया। और फिर 2009 में लाफिंग कलर्स नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। उसके पीछे भी मकसद यही था कि देयर शुड बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कॉमेडी, कि जिसमें हर रंग हो, मतलब जितने भी पहलू होते हैं, कि टैलेंट मैनेजमेंट भी है, लेखन भी है, अ, जी मंच भी है। तो सभी का हमने एक जगह पर हम लोग लेकर के और लाफिंग कलर्स की स्थापना की। और फिर उसके बाद जब लाफिंग कलर्स बना तो कपिल शर्मा जी, क्योंकि जानते सभी थे कॉमेडी फील्ड में, तो कपिल शर्मा जी से चर्चा हुई और उन्होंने बोला कि आप अगर मैनेज करें तो बड़ा मज़ा आएगा। और बड़ी अच्छी हमारी ट्यूनिंग थी, तो हमने कहा बिल्कुल, और फिर हमारी शुरुआत हुई। अ, जी आपने अभी जिक्र किया था कि आप जो शुरुआती दिनों में लेजेंडरी म्यूजिशियन जो है सर रविंद्र जैन जी, उनके साथ भी आपने काम किया था, स्टार्ट किया था। जी तो जी। सर मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप अपने उस वक्त के अनुभव को बताएं कि कैसा आपका टाइम रहा था, कैसे आपने स्टार्ट किया। रविंद्र जैन जी के साथ हुआ यूं कि मेरे पिताजी उनके बचपन के दोस्त थे। रविंद्र जैन जी जी अलीगढ़ पे रहने वाले हैं। और तो पिताजी भी अलीगढ़ के, हम लोग, मेरा जन्म भी अलीगढ़ में हुआ। तो वहाँ से उनकी उनसे पहचान थी। तो मैं मुंबई आया, उन्हीं के घर था, रविंद्र जैन जी के यहीं शुरुआत हुई। और वहाँ बहुत 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 कुछ सीखने को मिला। और जो भी कहते हैं ना कि इसको मैं यूं कहूँगा कि मुझे उस वक्त बहुत समझ नहीं थी चीज़ों की ना। कहते हैं कि एक 18 साल की एज रही होगी मेरी, तो उसमें अ, ये नहीं पता था कि क्या करना है, और करना है तो कैसे करना है। लेकिन जी वहाँ जब घुसे और रविंद्र जैन जी अ, के बारे में तो मैं एक बात बोलूँगा कि उनके जैसा व्यक्ति कोई है ही नहीं दुनिया में। अगर हम संगीत और लिरिसिस्ट की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी, और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। अब उनसे शुरुआत हुई। वहाँ मुझे ये नहीं समझ आता था कि अरे यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मुझे अक्सर वो देखने, अगर आपने बागी फिल्म देखी हो, मैं इसका उदाहरण ऐसे देता हूँ कि मुझे लगता था कि मैं कुछ सीख तो रहा नहीं हूँ, मुझे कुछ करना है, मैं बस बिजी हूँ। तो अगर आपने बागी फिल्म देखी हो तो उसमें टाइगर श्रॉफ जब कुंग फू कराटे मार्शल आर्ट सीखने जब जाते हैं, जी तो जी वहां पर इंटरवल के आसपास वो बोलते हैं तो आप तो मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहे हो। और फिर जब जी उनके जो गुरु हैं उनकी तरफ एक प्रहार करते हैं तो उसको ऐसे रोक लेते हैं। बिल्कुल और डिफेंस मोड पे। वो खुद बड़े ताज्जुब में होते हैं, बोलते हैं ये मुझ में कब आया। बोले जिस दिन तुम पहले दिन आए थे मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में, तो पहले दिन से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, तो ये ट्रेनिंग हमें बाद शुरू में हो पता। गई है। उस जी वक्त हमें ऐसा लगता था अरे यार इतना काम कर रहे हैं, ये है वो है। और शायद वही हमारा किया हुआ काम था, वही ट्रेनिंग थी जो आज भी हम बड़े बड़े काम को, बड़े जटिल और बड़े मुश्किल हालात को बड़ी आसानी से निकालने की कोशिश करते हैं, और वो बड़ा आसान लगता है। और वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग उनके साथ रही, और उनका आशीर्वाद जी आज भी हमारे साथ बना हुआ है। वो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन कमाल है, कमाल के व्यक्ति, अद्भुत। कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जून मंथ जो है एलजीबीटी प्राइड मंथ चल रहा है। हमने कुछ पहलुओं को हमने भी अपने मैगजीन में फोकस किया है इसको, कुछ पॉइंट्स को लेते हुए, नॉट एज जैसा हमारे मॉडल्स उस कम्युनिटी के नहीं है, बट फिर भी हमने कुछ पहलुओं को उसको लिया, आर्टिकल्स वगैरह ऐसे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि इस इनके बारे में, इनकी जो जो सभी को इक्वल राइट्स होती है,
जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, जैसे कि सभी की अपनी फीलिंग्स है, क्या उनके फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज को भी उनको उनकी तरह एक्सेप्ट करते हुए उनकी नजरों से अगर हम बराबर समान सम्मान और अधिकार उनको क्या देना नहीं चाहिए? इस संदर्भ में आपका सर क्या कहना बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आ, वो खुद नहीं बने हैं, भगवान ने उनको बना करके भेजा है, वो आए ही उस रूप में थे। जी। और सबके अंदर एक सेंस होती है, एक जो एटीट्यूड में भी, तो वो वहीं से उनको मिला है। जब वो बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनको समझ आता है कि वो किस दिशा में हैं। तो ये ऊपर से जी। ही मेरा ये मानना है कि ऊपर से ही जब भगवान ने उनको बना करके उस हिसाब से भेजा है, उन फीलिंग्स के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे ये लगता है कि बिल्कुल उनको समान अधिकार होना चाहिए। हाँ, बाकी एक एक चीज तो है भी कि हर चीज उसका एक दायरा, चाहे ये कम्युनिटी हो, चाहे आप और हम हो, वो एक दायरे में सब जी। चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि समाज में कहीं उसका कहीं गलत मैसेज जाए। तो वो आप पे भी, हम पे भी, सब पे लागू होता है और उन पे भी लागू होता है। बाकी उनको बिल्कुल समान अधिकार होने ही चाहिए। सर आपने बहुत सारे छोटे बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है और अभी भी कर रहे होंगे। तो एक हमारे दर्शकों को उनके बारे में जो आप उनके साथ आपके जो अनुभव हैं उनको एक शेयर करना बताएं कि कैसे क्या रहा। देखिए, आर्टिस्ट जो है, टैलेंट, जी। ये मैं बड़ा खुशनसीब रहा कि बहुत सारे टैलेंट्स के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत सारे एक्सक्लूसिव टैलेंट जो अपनी कंपनी के साथ ही थे, हम ही लोगों के साथ एक्सक्लूसिविटी के साथ थे। और बाकी जी। उसके अलावा तो मुझे लग रहा है कि हमने सैकड़ों या हजारों टैलेंट के साथ अब तक काम किया होगा। सोनू निगम से लेकर के अभी ममता शर्मा हैं, या जावेद अली हैं, या कविता जी। कृष्णमूर्ति हैं, या जी। कपिल शर्मा हैं, राजू भाई हैं, नए कॉमेडियंस, पुराने सिंगर्स, तमाम टैलेंट्स के साथ काम किया। तो बहुत ही टैलेंट, मतलब अब इनके बारे में मैं क्या बोलूं कि इतनी अद्भुत प्रतिभाएं हैं, और टैलेंट होता वही है कि जो दूसरे से अलग होता है। सर लाफिंग कलर्स का सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और शायद ये जी एशिया में, हमने सुना है कि एशिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये कैसे जी जी। शुरुआत से जो अब तक की सफर रहा है कैसा रहा है? बस ये रहा कि एक तो मेरा स्वभाव है कि कुछ ना कुछ नया करते रहें, कुछ ना कुछ नया करने के साथ साथ उसको कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, वो एक हमेशा से आदत में ही रहा है। तो और अच्छा। ईश्वर ने भी उसमें बहुत साथ दिया कि हमने 2013 में हमने लाफिंग कलर्स का जो पेज था उस पर काम करना शुरू किया। तो इसका जी। एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे यहाँ पर एक साथी थे हमारे, जो बैठ करके फेसबुक पे काम करते रहते थे। तो मैंने कहा, यार तुम टैलेंट मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, तुम उस तरफ ध्यान दो, तुम कहाँ इसमें लगे हुए हो? तो बोला जी। ठीक है सर। फिर एक दो दिन बाद मैंने देखा, फिर वो फेसबुक खोल करके बैठ रहे हैं। तो मैंने कहा, यार क्या कर रहे हो ये? तो बोला, सर ये बहुत अच्छी चीज़ है, और आप नहीं हैं, आप सोशल मीडिया बहुत यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। तो मैंने उसमें ये सोचा, मैंने कहा अच्छा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार इस तरफ जब भी हम ध्यान देंगे पूरे फोकस के साथ तो हम बहुत बड़ा कर देंगे। तो बोला, करो ना सर, इस पे काम करना चाहिए आपको। तो फिर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई और मैंने कहा कि आपके सामने एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि आपको किसके जैसा बनना है या किससे आगे निकलना है। तो जी। मैंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है? तो उन्होंने एक नाम मुझे बताया। तो मैंने कहा अच्छा चलो, कल से इसको इसके इस तक पहुंचने की वो करते हैं। बोला, सर हम तो अभी 5-7 हज़ार पे हैं, और आप क्या बात? मैंने कहा चलिए करते हैं। तो बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे फेसबुक पे एक फैमिली कैसे क्रिएट किया जाए। और फिर वो एक बड़ी कंपनी जब
हमारे यहाँ की एक बड़ी कंपनी जब सोशल मीडिया की जब यूएस गई, तो वो कंपनी ने बोला कि आप इंडिया से हैं, उन्होंने बोला हाँ इंडिया से हैं। तो कंपनी के लोग जिनसे हम लोग सोच रहे थे कि इनके जैसा बनना है, तो उन्होंने बोला आप लाफिंग कलर से हैं क्या। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो रहा कि जिनके जैसा बनना था या जिनसे कॉम्पीट कर रहे थे, उनके भी हम लोग नॉलेज में थे उस वक्त कि हम इतने तेजी से उभर रहे थे। तो उन्होंने पूछा क्या आप लाफिंग कलर से हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद दुनिया के हर मतलब हर देश में लाफिंग कलर्स के फॉलोअर्स जरूर हैं। जो हमारे मैकपाई के जो पार्टिसिपेंट्स डिजाइनर्स हैं, मॉडल्स हैं, जी, तो उनके लिए एक फ्यूचर से संबंधित क्या उनके लिए एक संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए संदेश तो यही है कि कुछ एक बड़ा लक्ष्य रखो, और उस बड़ा लक्ष्य को पाने के लिए आप बड़ी मेहनत भी करो, जी, डिसिप्लिन रहो, काम करो और ठानो और उसको करो, लक्ष्य बड़े रखो और उसको अचीव करने का पूरा प्रयास करो और पूरी कोशिश करके उसको ये मान के चलो कि इसको जब तक ये मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक मैं बैठूंगा नहीं, और मैं इसको हासिल करके रहूंगा। फिर उसके बाद आराम से थोड़ा आराम करिए, फिर नया लक्ष्य रखिए और फिर उसको अचीव बिल्कुल, करिए, फिर नया लक्ष्य रखिए। तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल। अभी आपका जो कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स चल रहा होगा, उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारे दो हैं। एक कॉमेडी टॉक शो है, जी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। एक पॉलिटिशियंस हैं और उनका कैरेक्टर हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं ओके, हुआ है। और ओके, वो एक कॉमेडी का शो है जिसमें सेलिब्रिटीज आएंगे और वो टॉक शो होगा, फन होगा, बातें होंगी। अ, लोगों पूरा उसका जो कंटेंट है बड़े अच्छे तरीके से जी, इसको हमने कंसीव किया है और बड़ा अच्छा हमें पूरा इस बात का हमें लगता है कि वो शो भी एक अपने अपना एक स्थान जरूर बनाएगा। जो भी कॉमेडी बिल्कुल, समझते हैं, बिल्कुल, दीवाने बिल्कुल, हैं, वो है। जी, और एक हम रामायण बना रहे हैं, रामायण अच्छा, फिर से अरुण गोविल जी बहुत के बढ़िया, साथ। जी, बहुत बढ़िया, तो अरुण गोविल जी के साथ हम लोग रामायण बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ये सब क्रिएटिव थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो अभी एक बार हमारी बिल्कुल, शूटिंग हो जाए बिल्कुल, तो शायद बताएंगे। तो अभी ये दो प्रोजेक्ट हैं, बाकी छोटे छोटे चलते रहते हैं कुछ और। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामना देना चाहूंगा आपके दोनों प्रोजेक्ट के लिए। और मैं थैंक यू। फिर से चाहूंगा कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, रिलीज हो जाए, तो फिर मैं फिर से आपका इंटरव्यू लूँ अरुण गोविल साहब के साथ और आपकी पूरी टीम के साथ। मैं फिर से लेना चाहूंगा इंटरव्यू उस टाइम, और अभी के अनुभव और उस टाइम के अनुभव, पूरी जो आपकी जो उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो अनुभव रही है, वो उसको कैसे क्या आपने महसूस किया, वो सारी बातें फिर हम तब फिर से करेंगे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, मैगजीन रिलीज करने के लिए, और आपने कीमती वक्त मैकपाई को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपने देखा, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। जल्द ही हम दूसरा कार्यक्रम, नया कार्यक्रम लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है, तो सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग तो अति आवश्यक है। ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, अपने दोस्तों का। धन्यवाद।